जय श्री कृष्ण। सिलेबस विद एआई में आपका स्वागत है। यह है प्राचीन इतिहास की 21st क्लास। आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो कृपया उसे देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल की प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि सिलेबस विद एआई आपको पूरा जीएस यानी जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन करवाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत जल्द हम लूसेंट, स्पीडी, किरण और घटना चक्र जैसी किताबों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी विस्तार से करवाएंगे। तो आप बस हम पर विश्वास बनाए रखें, सिलेबस विद एआई से जुड़े रहें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आज हम प्राचीन इतिहास के गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जी बिल्कुल, विद्यार्थियों के लिए आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भारतीय वैज्ञानिक न्यूटन से सदियों पहले ही गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहा था, या गैलीलियो से बहुत पहले किसी ने बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो आप शायद हैरान हो जाएंगे। हाँ, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये सब यूरोप में हुआ। बिल्कुल, लेकिन ये सब हमारे भारत में हो रहा था। तो विद्यार्थियों, आज हम इसी शानदार दौर को समझेंगे। चलिए अपना पहला विषय शुरू करते हैं, जो है गुप्त साम्राज्य का उदय और प्रारंभिक शासक। मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो गुप्त शासक शुरुआत में कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, मतलब उनके अधीन थे, उन्होंने अचानक इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना लिया? देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं था। अगर हम उदय की बात करें ना, तो तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में इनकी शुरुआत हुई थी। और जैसा आपने कहा, ये संभवतः कुषाणों के सामंत ही थे। अच्छा, तो इसके संस्थापक कौन थे? इस साम्राज्य के जो संस्थापक थे, उनका नाम था श्रीगुप्त। इनका समय 240 से 280 ईस्वी तक रहा। श्रीगुप्त के बाद जो उत्तराधिकारी आए वो थे घटोत्कच। उनका समय क्या था? घटोत्कच गद्दी पर 280 ईस्वी में बैठे और 320 ईस्वी तक रहे। पर देखिए, ये दोनों ही इतने बड़े शासक नहीं थे जिन्हें हम स्वतंत्र सम्राट कह सकें। हाँ, मतलब असली ताकत तो इसके बाद वाले शासक के पास आई होगी। बिल्कुल सही। जो गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट बने वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। इन्होंने बड़ी कूटनीति से काम लिया और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अच्छा, विवारा से उन्हें राजनीतिक ताकत मिली। जी, लिच्छवियों के साथ संबंध जुड़ने से उनकी ताकत बहुत बढ़ गई। इसी के बल पर उन्होंने महाराजाधिराज की बहुत बड़ी उपाधि भी धारण की। और शायद इन्होंने ही कोई संवत भी शुरू किया था। हाँ बिल्कुल, 319-320 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। इसके बाद तो समुद्रगुप्त का समय आता है ना, जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। जी हाँ, और समुद्रगुप्त परीक्षा के नजरिए से बहुत खास हैं। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, और इसका सही जवाब समुद्रगुप्त ही है। जी। लेकिन ये नेपोलियन वाली उपाधि क्यों दी गई? इसका कारण उनका लगातार जीतना था। मतलब उन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को युद्ध में हराया था। बाप रे, इतने सारे राजाओं को! जी, इसी वजह से उन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। उन्होंने अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक, परम भागवत और कविराज जैसी बड़ी-बड़ी उपाधियां ली थीं। यहाँ मैं विद्यार्थियों का ध्यान खींचना चाहूंगी। हम्म, ये जो परम भागवत उपाधि है ना, ये लेने वाले वो पहले गुप्त शासक थे। बिल्कुल। और इसका उल्लेख हमें गया और नालंदा के ताम्रलेख में मिलता है। एक और बात, समुद्रगुप्त भगवान विष्णु के उपासक थे और संगीत प्रेमी भी थे। हाँ, उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है ना? सही कहा आपने। और उनके दरबार में हरिशेन नाम के दरबारी कवि थे, जिन्होंने बहुत प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। अच्छा, मैंने पढ़ा है कि श्रीलंका के किसी राजा ने भी इनके पास दूत भेजा था। जी, श्रीलंका के राजा मेढ़वर्मन ने गया में बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए अपना दूत भेजा था। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबदबा था। हम्म, चलिए, अब दूसरे विषय पर आते हैं। हमारा दूसरा हेडिंग है चंद्रगुप्त द्वितीय, नालंदा विश्वविद्यालय और परवर्ती शासक। हम्म। मुझे चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार किसी सुपर हीरो टीम या थिंक टैंक जैसा लगता है। वो इसलिए क्योंकि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठे।
इन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। हाँ, ये बहुत बार पूछा जाता है। और इन्होंने शकों को भी तो हराया था ना? बिल्कुल। शकों को हराने के बाद इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए और विक्रमादित्य की उपाधि ली। पर एक मिनट, ये विक्रमादित्य की उपाधि तो पहले भी किसी ने ली थी ना? हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी शकों को हराने पर यही उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इनके राजकवि शाव थे, जिन्हें शब भी कहते हैं। और वो 9 रत्न? जी, इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। इनमें महाकवि कालिदास सबसे अग्रगण्य थे। उनके अलावा धन्वंतरी, फलित ज्योतिष के विद्वान क्षपणक, कोशकार अमर सिंह, वास्तुकार शंकु अच्छा। और वेताल भट्ट, घटकरपर, खगोल विज्ञानी वाराहमिहिर और वररुचि शामिल थे। बहुत ही शानदार टीम थी। इनके एक सचिव भी थे ना, वीरसेन? हाँ, सांदी विग्रहिक सचिव वीरसेन। ये शैव मत के थे और इन्होंने उदयगिरी में शिव गुफा बनवाई थी। ये व्याकरण और न्याय मीमांसा के प्रकांड पंडित और कवि भी थे। इसके बाद तो कुमारगुप्त प्रथम आए होंगे? जी, जिन्हें गोविंद गुप्त भी कहते हैं, 415 से 454 ईस्वी तक। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा, जो बौद्ध शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र बना। बिल्कुल। ये एक महाविहार था जहां बौद्ध धर्म की सभी शाखाओं की शिक्षा होती थी और विदेशी भिक्षु आते थे। इसके बाद स्कंदगुप्त का समय आया, 455 से 467 ईस्वी। इन्होंने वो सुदर्शन झील का काम करवाया था ना? हाँ, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया और पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया। और शायद हूणों का आक्रमण भी इन्हीं के समय शुरू हुआ था। जी, बिल्कुल। हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय ही शुरू हुआ था। और विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए कि इस वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। चलिए, ये तो हो गए राजा। अब हम अपने तीसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं, गुप्तकालीन प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। विद्यार्थियों को इसे याद रखने के लिए आज के देश, राज्य, जिला और पंचायत वाले मॉडल से जोड़ के देखना चाहिए। बिल्कुल सही तरीका है। देखिए, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई को देश कहते थे और इसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। यानी देश के प्रमुख गोप्ता। और इसकी नीचे की इकाई, प्रादेशिक इकाई को भुक्ति या प्रांत कहते थे, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। और जिले को क्या कहते थे? भुक्ति के नीचे विषय यानी जिला होता था, जिसके शासक को विषयपति कहा जाता था। पुलिस विभाग भी था क्या उस समय? बिल्कुल। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट और भाट कहते थे, और जो मुख्य अधिकारी होता था उसे दंडपाशिक कहा जाता था। अच्छा, और सबसे छोटी इकाई? सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा चलाती थी। इसके मुखिया को ग्रामीक और अन्य सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। और ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहते थे? उसे पेट कहा जाता था। और राजस्व कैसे इकट्ठा होता था? देखिए, कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री के अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से लेकर 1/6 भाग तक होता था। मतलब 14 से 16 हिस्सा। एक शब्द आता है विष्टि। इसका क्या मतलब था? विष्टि का मतलब था बलात् श्रम, यानी बेगार। इसे राज्य की आय का स्रोत और जनता द्वारा दिया जाने वाला कर माना जाता था। ये तो बड़ी अजीब बात है। अच्छा, भूमि के कितने प्रकार थे? भूमि 5 प्रकार की होती थी। पहली क्षेत्र, जो कृषि योग्य थी। दूसरी वास्तु, जो वास करने या रहने योग्य थी। तीसरी चरागाह, जो पशुओं के लिए थी। और बाकी 2? चौथी खिल, जो जोतने योग्य न हो। और 5वीं आपराहत, यानी जंगली भूमि। बहुत बढ़िया वर्गीकरण था। चलिए अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। हमारा चौथा विषय है व्यापार, कृषि और मुद्रा व्यवस्था। खेती के लिए सिंचाई कैसे होती थी? सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का इस्तेमाल होता था। और व्यापार? उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और व्यापारियों की श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। अब सिक्कों की बात करते हैं। सोने और चांदी के सिक्कों का व्यापार में कैसे अलग अलग उपयोग होता था, और ये दीनार शब्द क्यों जरूरी है? देखिए, गुप्त राजाओं ने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की और अभिलेखों में इन्हीं स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा गया है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चांदी के सिक्के? चांदी के सिक्कों को रुपयका कहते थे। गुजरात के शकों को हराने के बाद ये बड़ी संख्या में चलाए गए थे और इनका उपयोग मुख्य रूप से स्थानीय लेन देन में होता था। समझ गए। अब वास्तुकला पर आते हैं। हमारा 5वां विषय है गुप्तकालीन कला, मंदिर और वास्तुकला।
मैं आपसे चाहूंगी कि आप उन ईंटों से बने मंदिरों को विशेष रूप से हाईलाइट करें, क्योंकि परीक्षा में वो बहुत आते हैं। बिल्कुल। वास्तुकला में पहली बार मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ और त्रिमूर्ति की अवधारणा भी इसी काल में आई। कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर थे? मध्य प्रदेश में तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमड़ा और खोह के शिव मंदिर और नचना कुठार का पार्वती मंदिर। अब बात करते हैं ईंटों से बने मंदिरों की। हाँ, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के देवगढ़ का दशावतार मंदिर और कानपुर के भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर, ये दोनों पूरी तरह से ईंटों द्वारा निर्मित हैं। और गुफाएं? अजंता की गुफाओं का भी तो इसी समय से संबंध है। जी, अजंता में कुल 29 गुफाएं थीं, जिनमें से अब सिर्फ 6 शेष हैं। इनमें गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। इनमें क्या खास है? चित्रशाला ही कहा गया है। चित्रशाला, इसमें किस तरह के चित्र हैं? इसमें बुद्ध के जन्म, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण के चित्र हैं, और ये सब बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश में भी तो एक गुफा है। हाँ, मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत को काटकर बाघ की गुफा बनवाई गई थी। बहुत खूब। अब समाज की ओर रुख करते हैं। हमारा छठा विषय है गुप्तकालीन समाज और धर्म। समाज में उस समय जातियों की स्थिति क्या थी? देखिए, कायस्थ शब्द का पहली बार वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, लेकिन एक जाति के रूप में कायस्थ का पहला वर्णन ओशनम स्मृति में है। और एक शबर जाति का भी जिक्र आता है। हाँ, विंध्य के जंगलों में शबर जाति रहती थी, जो देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। बाप रे। अच्छा, परीक्षाओं का एक बहुत पसंदीदा प्रश्न है सती प्रथा के पहले प्रमाण के बारे में। वो भी तो गुप्त काल का ही है। बिल्कुल सही। सती होने का सबसे पहला प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। इसमें किसका जिक्र है? इसमें सेनापति गोपराज की मृत्यु पर उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। इसके अलावा समाज में और क्या प्रथाएं थीं? वैश्यवृत्ति के बारे में क्या जानकारी है? वैश्यवृत्ति भी थी। ऐसा करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वैश्यों को कुटनी कहते थे। और धर्म के मामले में गुप्त शासकों का क्या झुकाव था? ये लोग मुख्य रूप से वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने इसे राज्य धर्म बनाया था। इनका राज्य चिन्ह गरुड़ का, जो भगवान विष्णु का वाहन है। लेकिन एक हैरानी की बात है कि इतने समृद्ध काल में नगरों का पतन कैसे होने लगा? नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसका बड़ा कारण था ब्राह्मणों और मंदिरों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान देना। मतलब गांव दान में दे दिए जाते थे? जी, भूमिदान ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तो मजबूत किया, लेकिन नगरों का पतन शुरू हो गया। चलिए, अब हम अपने आखिरी और सबसे शानदार हिस्से पर आते हैं। 7वां विषय है गुप्तकालीन विज्ञान, साहित्य और स्वर्ण युग। मैंने शुरुआत में जिन न्यूटन और गैलीलियो का जिक्र किया था, उनके बारे में बताइए। देखिए, गैलीलियो से बहुत पहले महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत में बहुत बड़ी खोजें की। क्या क्या बताया था इन्होंने? इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के असली कारण बताए और पहली बार दुनिया को बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये तो सच में अद्भुत है। और वराहमिहिर ने क्या किया? वराहमिहिर ने बृहत संहिता लिखी, जिसमें नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र और भूगोल है। इसके अलावा पंच सिद्धांतिका, बृहत जातक और लघु जातक भी लिखे। और गुरुत्वाकर्षण वाला तथ्य? वो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। न्यूटन से सदियों पहले उन्होंने बताया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। वाह। विज्ञान के अलावा चिकित्सा में भी ग्रंथ लिखे गए थे ना? जी, पालकापि ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा। इसके अलावा नवनीतकम लिखा गया, जिसमें चिकित्सा के नुस्खे हैं। और बाद में 12वीं सदी के जैन ग्रंथ संग्रहणी सूत्र में भी ब्रह्मांड का वर्णन है। और साहित्य? साहित्य में विष्णु शर्मा की संस्कृत में लिखी पंचतंत्र तो आप जानते ही हैं। हाँ, ये तो बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। बिल्कुल। इसके 5 भाग हैं: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षा कारित्व। पुराणों का क्या हुआ इस समय? पुराणों का वर्तमान रूप इसी काल में तैयार हुआ। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति जैसी स्मृतियों की रचना हुई और गुप्त शासकों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। नाटकों का भी तो बड़ा विकास हुआ था। जी, भास के 13 नाटक और शूद्रक का नाटक मृच्छकटिकम, यानी माटी की खिलौना गाड़ी, जो एक निर्धन ब्राह्मण और वेश्या की कहानी है, यह सर्वोत्तम प्राचीन नाटक माना जाता है। और विशाखदत्त का कोई नाटक था? हाँ, देवी चंद्रगुप्तम,
इसमें रामगुप्त, ध्रुवदेवी और चंद्रगुप्त की कहानी है। और अंत में कालिदास की वो रचना जिसे दुनिया भर में पढ़ा गया। वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम वर्णन है। मनुस्मृति और भगवद गीता के बाद यूरोपीय भाषा में अनुवादित होने वाली ये दूसरी या तीसरी बड़ी रचना थी। तो विद्यार्थियों, अब आप समझ गए होंगे कि इन सभी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो विद्यार्थियों, सिलेबस विद एआई का हमेशा से यही लक्ष्य रहा है, स्टडी स्मार्ट, क्रैक फास्ट। अगर आपको आज की क्लास से मदद मिली है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।